दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि 3 कार्य करने वाली स्त्री हमेशा अपने पति के प्रति वफादार होती है, अपने पति को कभी भी धोखा नहीं देती। तो आ जाइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए, समय को खराब न करते हुए इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहता था जिसकी 1600 रानियां थीं, मगर सभी रानियों के बीच में केवल एक ही बेटा था। उसका ये बेटा बहुत ही सुंदर था। दोस्तों, राजा अपने इस बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। अब इत्तेफाक से एक राजा वैसा ही और था, उसके भी 1600 रानियां थीं, मगर उन सभी रानियों के बीच में उस राजा के पास में केवल एक ही बेटी थी। अब दूसरे राजा की बेटी उतनी ही सुंदर थी जितना कि पहले वाले राजा का राजकुमार सुंदर था। दोस्तों आगे गौर करेंगे, पहले राजा की जितनी इज्जत थी उतनी ही इज्जत दूसरे राजा की भी थी। अब जिस राजा के पास में लड़का था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। दोस्तों, राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और तोते की सलाह को वो राजा मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वो तोता हमेशा राजा को सलाह देता था। अब यही सोच करके पहले वाले राजा ने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई और उसने तोते से कहा कि तुम यहाँ से जाओ और हमारे राजकुमार के लिए एक सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ करके लाओ, जैसी कि मैं अपने बेटे के लिए चाहता हूँ। दोस्तों, तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वो राजकुमार की पसंद लिख करके और उसके पैर में बांध दे। अब तो राजा ने वैसा ही किया और फिर तोता जो था वहाँ से उड़ चला। दोस्तों, इस प्रकार वो तोता जो था एक पड़ोसी देश में पहुँचा जहाँ बहुत भारी बारिश हो रही थी। सो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। अब उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। दोस्तों, जैसे ही वो तोता उस खोख के अंदर जाने के लिए उड़ा, वैसे ही खोख के अंदर से एक आवाज़ आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। सो तोता पेड़ के जड़ के पास एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर बैठ गया और ऊपर ही बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। अब इतने में ही उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर के तोते के पास बैठ गई। अब दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। इस बीच तोते ने उस मैना को बताया कि वो कहाँ जा रहा था। अब दोस्तों गौर करेंगे, इधर तो वो तोता जो था अपने राजा के राजकुमार के लिए एक सुंदर सी राजकुमारी की तलाश करने के लिए निकला था, और उधर वो मैना जो थी उस दूसरे राजा की राजकुमारी के लिए, जो अपने पिता की अकेली बेटी थी, बहुत सुंदर से राजकुमार के तलाश में निकली थी। पहले राजा की भी 1600 रानियां थीं और दूसरे राजा की भी 1600 रानियां थीं। अब तो मैना की बात सुनकर के तोता कहने लगा, तब तो हमारा राजा ही वो राजा होना चाहिए जिसके बेटे से तुम्हारे राजा की राजकुमारी की शादी होगी। दोस्तों, इस प्रकार तोते की बात सुनकर के मैना जो थी वो तोते को अपने साथ लेकर के उस राजकुमारी के देश में पहुंच गई। अब गौर करेंगे, जब तोता और मैना राजा के महल के ऊपर से जाकर के गुजरे तो एक नौकर ने तोता मैना को देख लिया और राजा को जाकर बताया कि वो जिस मैना पर बहुत विश्वास करता था वो तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो बिल्कुल ही भूल गई है। अब दोस्तों, राजा ने जब नौकर की बात सुनी तो उसने तोता और मैना को मारने का हुक्म दे दिया, क्योंकि महल के नौकर मैना से जलते थे, इसीलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी थी। अब वो मैना
ऊपर खिड़की से उड़ी और तोते से कहने लगी, हमें यहाँ से बहुत जल्दी भाग चलना चाहिए, वरना राजा का हुक्म है कि हम दोनों को यहीं पर मार दिया जाएगा, क्योंकि महल के कुछ नौकर हमसे जलते हैं और उन्होंने मुझको तुम्हारे साथ देखा है तो राजा से जाकर के झूठी चुगली कर दी है और राजा ने हम दोनों को मारने का हुक्म दिया है, जो मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, क्योंकि राजा के हुक्म का पालन निश्चित ही होगा और इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारें, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। और इस प्रकार से तोता और मैना जो थे उस राजा के महल से दूर उड़ गए। अब राजा के नौकर जब तोता मैना को मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको न पा सके, तो अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि तोता और मैना को राजा के हुक्म का पता चल गया, इसीलिए वो दोनों किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। चूँकि दोस्तों तोता भी अपने राजा का वफादार था और मैना भी अपने राजा के प्रति वफादार थी, इसीलिए तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस पुरानी बात को भूल जाएं। और काफ़ी समय बीतने के बाद में फिर वो तोता और मैना राजा के महल में वापस आए और आकर के तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जाकर बैठ गए। अब उन्होंने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाहते थे? हम तो आपके वफादार हैं, वो लोग हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम दोनों बड़ी शान वाले और उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। महाराज, ये तोता भी एक राजा का वफादार है और मैं भी आपके प्रति वफादार हूँ। महल में रहने वाले कुछ नौकर मुझसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने झूठी चुगली आपसे कर दी। यदि मैं वफादार न होती तो आपके पास में वापस लौटकर नहीं आती। अब दोस्तों मैना कहने लगी, दोनों राजाओं के 1600 रानियां हैं, उनमें से एक के केवल बेटा है और दूसरे के केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। महाराज देखिए, हम दोनों उन्हीं राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब ये अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं, क्योंकि आपने मुझे अपनी राजकुमारी के लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढने के लिए भेजा था और उधर एक राजा ने इस तोते को अपने राजकुमार के लिए एक सुंदर सी बहू ढूंढने के लिए भेजा था। हम दोनों की मुलाकात एक जंगल में हो गई। मुझे लगता है कि हम दोनों की मुलाकात से आप दोनों राजाओं का काम आसान हो गया। अब ऐसा कहकर के तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वो सब पढ़ कर के राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। पहले तो राजा को तोता और मैना पर विश्वास नहीं हुआ, फिर दोनों का एक सापन देख कर के उसे उन पर विश्वास हो गया। अब दोस्तों राजा ने तोते से तस्वीर लेकर के अपने शाही जनान खाने में भेज दी और अपनी 1600 पत्नियों से कहा वे उस तस्वीर को देखकर बताएं कि वह अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। दोस्तों कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। अब राजकुमारी को तो वो तस्वीर इतनी पसंद आई कि राजकुमारी हमेशा उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। खैर कुछ दिन के बाद में जनान खाने से जवाब आया कि राजकुमार सबको बहुत पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही है। अब जैसे ही ये जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को ये कहकर वापस भेज दिया कि वो जाकर के अपने मालिक से कह दे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है
और वो 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए यहाँ पर आ जाएं। अब तो दोस्तों तोते ने आदर के साथ में राजा को झुककर नमस्कार किया और फिर अपने देश को उड़ गया। अब अपने देश पहुँच कर के उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। तो राजा ये सुनकर के बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। दोस्तों राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए, घोड़ों के लिए बहुत ही शानदार जीन बनवाई गई, सिपाहियों के लिए भी नए और बहुत बढ़िया कपड़े बनवाए गए, बहुत सारे तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। दोस्तों इस प्रकार हर चीज को याद कर करके इकट्ठा किया गया। इसमें महीने जल्दी ही गुजर गए और इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता जो पहले वाला राजा था वो बीमार पड़ गया और अचानक मर गया। दोस्तों परिवार वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। अब तो शादी में राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहाँ से चलना उसका अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। सो राजकुमार ने अपने पिता के मरने के बाद में कुछ समय तक इंतजार किया। अब जैसे ही राजकुमार की पिता की मौत का अफसोस का समय बीता तो राजकुमार वहाँ से राजकुमारी के देश को चल दिया। दोस्तों राजकुमारी का देश कोई बहुत दूर नहीं था, इसलिए वो राजकुमार जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गया और राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास वाले बगीचे में जा कर के डाल दिए। अगर राजकुमार उस बगीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बगीचे में घुसते ही उस राजकुमार का तोता मर गया और उस वफादार मैना को भी वहाँ के माली ने मार डाला, क्योंकि तोता और मैना पेड़ से कुछ खजूर तोड़ करके राजकुमार की तरफ फेंक रहे थे और ये कार्य बाग के माली को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने तोता और मैना को मार दिया। दोस्तों जैसे ही राजकुमार के ऊपर ये मुसीबत आई उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी जो थी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वो उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वो बगीचा था। दोस्तों राजकुमारी ने जब बगीचे पर नज़र डाली तो वहाँ पर राजकुमार को देखा। अब वो उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उस राजकुमार की तस्वीर अभी भी उस राजकुमारी के पास में थी। अब उसने उस समय तो उस राजकुमार से कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को उसको अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। अब तो शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ में राजकुमार को भेज दिया। दोस्तों उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वो राजकुमार से कहे कि वो इस खाने को खा ले। अगर वो खाना न खाए तो उस खाने में अपनी उंगली अवश्य घुसा दे। दोस्तों राजकुमारी की बात सुनकर के नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो राजकुमारी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। अब जब राजकुमार ने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो वहाँ उसको अपनी एक तस्वीर मिली। अब उस राजकुमार ने सोचा कि राजा मुझसे अपनी बेटी की शादी भले ही नहीं करना चाहता, मगर राजकुमारी तो मुझे अब भी प्यार करती है। और ऐसा सोच कर के उसने अपने हाथ पोंछे और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उस चिट्ठी को नौकरानी के द्वारा राजकुमारी तक भेज दिया। अब उधर दोस्तों जब राजकुमारी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया और फिर राजकुमारी ने
आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, असरपियों से भरा हुआ एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। दोस्तों, राजकुमारी को देख करके राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। तो राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छुप करके तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अब अपना घोड़ा लेकर के तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, वहाँ पर हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब दोस्तों, वो राजकुमार और राजकुमारी दोनों घोड़ों पर सवार होकर के राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। कुछ घंटों तक तो वो काफ़ी तेजी से चले, पर फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अब अगले दिन सुबह तरोताज़ा होकर के वो राजकुमार जो था राजकुमारी को लेकर के फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वो लोग बहुत दूर नहीं निकल पाए थे कि उनको घोड़े पर सवार 7 डाकू मिल गए। अब राजकुमार बोला, चलो हम तेजी से भाग चलते हैं क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। सो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और उनको भगा दिया। पर डाकू भी घुड़सवारी करने में होशियार थे और उनके घोड़े अभी अभी निकले थे, वो बिल्कुल थके नहीं थे। सो वे भी उनके पीछे पीछे भाग लिए। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमारे पास ही आ रहे हैं। अब हम क्या करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तो राजकुमारी कहने लगी, जो होगा देखा जाएगा, अब हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और ऐसा कहकर के वो राजकुमारी जो थी अपनी जीन पर बैठी बैठी ही पीछे की तरफ मुड़ गई और एक तीर उन डाकुओं पर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से उसने 7 तीर चला करके 7 डाकुओं को मार डाला। मगर उसने अपने राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, खुशी खुशी वे दोनों अपनी यात्रा पर फिर आगे बढ़ चले। अब उस रात वे आराम करने के लिए एक गांव में रुके। दोस्तों, उस गांव में एक जिंद रहता था। जिंद के एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था। अब इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। दोस्तों, जब वो सो रहे थे तो जिंद ने अपने बेटे से कहा, तुम जल्दी से जाओ और राजकुमार को तो मार डालो और राजकुमारी घोड़े और खजाने को यहाँ लेकर के आओ। दोस्तों, इस प्रकार जिंद का बेटा जो था ये सब सुनकर के बहुत ही खुश हुआ क्योंकि अब उसको खून पीने को मिलेगा। अब तो जिंद के बेटे ने राजकुमार पर आकर के अटैक कर दिया और राजकुमार को मार डाला। इतने में ही राजकुमारी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसको अपना प्रेमी मरा पड़ा दिखाई दिया और एक बदसूरत आधा आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। अब ये नज़ारा देख करके वो राजकुमारी जो थी एकदम से डर गई और फिर हंस करके कहने लगी, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया, अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहाँ से जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार जिंद का बेटा बातों में आ गया और उसने तुरंत ही एक कब्र खोद डाली और फिर उस आधे आदमी ने उस राजकुमारी को उस कब्र को देखने के लिए बुलाया। तो राजकुमारी बोली, ये तो अभी थोड़ी गहरी है, इसे और गहरा खोदो। दोस्तों, जब जिंद का बेटा कब्र खोद रहा था तभी राजकुमारी ने तलवार निकाली और उस जिंद के बेटे की गर्दन पर मार दी, जिससे उस जिंद के बेटे का धड़ से सर कट करके अलग हो गया। अब अपना बदला लेने के बाद में वो राजकुमारी जो थी अपने राजकुमार के पास जाकर के फपक फपक कर रो पड़ी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसको तालाब के किनारे तक ले गई। अब वहाँ पर बैठ कर के रोने लगी। दोस्तों, ये उस राजकुमारी के लिए बहुत ही दुखी घड़ी थी। अब राजकुमारी सोच रही थी कि मैं भी इसके साथ मर जाती तो कितना अच्छा होता, मैं अपने राजकुमार के बिना कैसे जी पाऊंगी। दोस्तों, जब वो राजकुमारी वहाँ बैठी रो रही थी तो इत्तेफाक से वहाँ से एक साधु की पत्नी गुजरी। अब वो साधु की पत्नी राजकुमारी को बहुत ही दुखी देख करके उसके पास रुकी और उससे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो राजकुमारी ने राजकुमार की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया
कि इसलिए वो रो रही है कि उसका पति एक जिंदगी बेटे ने मार डाला है। अब स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम तब तक यहीं इंतजार करना जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आती हूँ। अब ऐसा कहकर के वो साधु की पत्नी वहाँ से चली गई और घर जाकर के उसने साधु को जाकर के सारा राजकुमारी का हाल बताया और फिर अपने पति साधु से राजकुमार को जिंदा कर देने की प्रार्थना की। तो साधु बोला, अफसोस, वो जगह तो शैतान और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूँ और उसको तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूँ। अब तो दोस्तों साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया तो क्या देखता है कि वो राजकुमारी उसके आने का इंतजार कर रही थी, जो साधु की पत्नी उससे वायदा करके गई थी। अब साधु बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा राजकुमार तुमको वापस करके जाऊँगा। अब तो दोस्तों उस साधु ने राजकुमार की लाश का सिर अपने एक हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। पहले उसके हाथ पैर हिले, फिर उसने आंखें खोली और फिर उसने अपने होठ खोले और एकदम से बोल पड़ा। दोस्तों अब राजकुमारी ने जब ऐसा नज़ारा देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो दौड़ करके राजकुमार के गले लग गई, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी का मौका था कि उसका पति अब जीवित हो चुका था। यहाँ तक कि उस साधु के लिए भी, जिसने उसको जिंदा किया था, वो भी बहुत खुश था। अब दोस्तों उस रात राजकुमार और राजकुमारी किसी दूसरी जगह पर चले गए। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़े खतरे में थी। इस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी, उसकी एक बेटी थी। जैसे ही जादूगर की बेटी ने उस राजकुमार को देखा तो वो राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने का विचार बना लिया। अब जादूगरनी की बेटी ने एक तरकीब सोची, क्योंकि राजकुमार के साथ में राजकुमारी पहले से ही थी, तो उसने मन में विचार किया और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं राजकुमार से प्रेम करने लगी हूँ, तुम एक काम करो, मेरी शादी इस राजकुमार के साथ में कैसे ही करवाओ और आज राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर में खाने के लिए बुलाओ। अब तो बेटी की बात सुनकर के जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कमरे देख रहा था तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और राजकुमार को एक भैंसे में बदल दिया। अब तो सारा दिन वो भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता था और रात्रि को जादूगरनी उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल देती थी तो वो राजकुमार बनकर के उसकी बेटी के साथ सोता था। अब इस तरह से कई दिन बीत गए। राजकुमारी राजकुमार से नहीं मिल पा रही थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरा राजकुमार कहाँ खो गया, कहाँ चला गया है। इस प्रकार से वो राजकुमारी बहुत दुखी थी। दोस्तों उसको पता ही नहीं था कि वो करे तो क्या करे। कभी वो सोचती कि राजकुमार ने उसको छोड़ दिया है, कभी वो सोचती कि शायद उसका कत्ल हो गया है। अब दोस्तों राजकुमारी जब ज़्यादा विरह सह न सकी तो उसने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई काम मांगा। राजा उसकी शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ तो राजा ने उस राजकुमारी को एक आदमी समझ करके अपना कोतवाल नियुक्त कर लिया। अब दोस्तों जो राजकुमारी रूपी कोतवाल था वो अपने सिपाहियों के साथ में सभी गांव में भ्रमण करता था ताकि किसी भी प्रकार से उसका खोया हुआ राजकुमार उस राजकुमारी को मिल सके, वो पता लगा सके कि मेरा राजकुमार आखिर गया तो गया कहाँ। दोस्तों इस प्रकार उस राजकुमारी रूपी कोतवाल ने अपने राजकुमार के बारे में काफ़ी कुछ पता करने की कोशिश की, उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, मगर उसको अपने राजकुमार के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका।
अब दोस्तों एक दिन वो राजकुमारी रूपी कोतवाल जो थी उसी जादूगरनी के घर में पहुंच जाती है, जहां पर वो राजकुमार के साथ में एक रात ठहरी थी। अब तो वो राजकुमारी रोजाना बार बार जादूगरनी के घर जाती है और वहां पर वो क्या देखती है कि उसकी बेटी के पीछे एक भैंसा इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। मगर दोस्तों उस राजकुमारी को क्या पता था कि ये भैंसा ही उसका राजकुमार है। अपनी जादुई शक्ति से उसके राजकुमार को भैंसा बना दिया है और इस प्रकार धीरे धीरे उस जादूगरनी और उस राजकुमारी रूपी कोतवाल में दोस्ती बढ़ गई। अब दोस्तों इस प्रकार वो जादूगरनी की जो बेटी थी वो राजकुमारी रूपी कोतवाल को मन ही मन में प्रेम करने लगी और फिर जादूगरनी की बेटी ने उस कोतवाल को कई एक भेंटें भी दी। इन भेंटों में एक ऐसा कपड़ा भी था जो पहले उस राजकुमारी रूपी कोतवाल ने कभी देखा नहीं था। अब राजकुमारी ने वो कपड़ा लिया और जाकर के अपनी एक खिड़की में टांग लिया। मगर राजकुमारी रूपी कोतवाल ने ये भेद नहीं खोला कि मैं भी एक लड़की हूँ, क्योंकि वो कोतवाल इसीलिए बनी थी ताकि अपने राजकुमार का पता लगा सके। अब दोस्तों एक सुबह महल का एक नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसमें कोतवाल ने ये कपड़ा टांग रखा था। अब वह नौकर उस कपड़े के रंग और उसकी बनावट देख कर के दंग रह गया और घर जाकर के रानी से मिलने गया और उसने जो कुछ देखा था वो सब रानी को बता दिया। अब तो रानी को भी उस सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हो गई, सो उसने राजा से प्रार्थना की कि वो उस कोतवाल को बुलाए और उसमें से कुछ कपड़ा उसके लिए मंगवा कर दे। दोस्तों रानी की बात सुनकर के राजा ने ऐसा ही किया, तो कोतवाल ने उसको वो सारा कपड़ा भेज दिया जो उसके पास में था। तो वो कपड़ा इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा कि वो कोतवाल से कहे कि वो उसको वैसा ही कपड़ा और ला करके दे। अब तो राजा ने रानी का हुक्म कोतवाल को सुनाया, तो उसने कहा कि ये काम जरा मुश्किल है पर वह पूरी कोशिश करेगा। अब तो राजा की बात सुनकर के वो राजकुमारी रूपी कोतवाल जो था वो जादूगरनी के घर गया और उसने जादूगरनी से कहा कि जो कपड़ा कल आपकी बेटी ने मुझे दिया था वैसा ही कपड़ा उसे और चाहिए। तो जादूगरनी कहने लगी कि वैसा कपड़ा अब और नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कपड़ा मेरा एक भाई जादूगर है, उसने मुझे भेजा था। तो कोतवाल ने कहा तुम अपने भाई से कहकर के वैसा कपड़ा और मंगवा लो। तो जादूगरनी कहने लगी कि मेरे भाई ने भूखे शेर पाल रखे हैं और वहाँ पर कोई जाने की कोशिश करता है तो वो शेर उसको खा लेते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर किसी को नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब दोस्तों राजकुमारी रूपी कोतवाल ने कहा तो ठीक है, अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है मैं वहाँ पर जाऊँगा और उससे कपड़ा लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं जाऊँगा तो राजा मेरी जान ले लेगा और जब तक मैं वो कपड़ा लेकर नहीं आता तब तक मैं यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि राजा मुझे निश्चित मार देगा। चूँकि दोस्तों जादूगरनी की बेटी उस राजकुमारी रूपी कोतवाल से प्रेम करने लगी थी, तो जादूगरनी बोली ठहरो, अगर तुम्हारी ये हालत है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मेरे पास में मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है जिसमें मेरे भाई की जिंदगी बंधी है। जब तक ये बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही ये बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तुमको बहुत प्यार करती है। और ऐसा कहकर के उसने मिट्टी का वो बर्तन जमीन पर मार करके तोड़ दिया और फिर जादूगरनी बोली जाओ, अब तुम निडर होकर जाओ, अब तुम्हें वहाँ पर कोई डर नहीं है, वहाँ के शेर अब चाहकर भी तुम्हें नहीं मारेंगे। अब दोस्तों जादूगरनी ने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी जिसको उसने भैंसा बनाकर रखा हुआ है। अब अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए और राजा से जाने की इजाज़त मांगी और अपने काम पर चल दी।
और उस देश में पहुँच कर के उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा, जो उसे जल्दी ही मिल गया। और उसके घर में वैसे ही कपड़ों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारा खजाना था। दोस्तों, राजकुमारी ने उसका वो सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल की तरफ लौट चली। अब राजा उसके इस काम से इतना खुश हुआ कि उसको बहुत सारी भेंटें दी और उसको अपना वारिस घोषित कर दिया। दोस्तों, कुछ साल गुजर गए, राजा मर गया। अब वो कोतवाल जो था वारिस घोषित हो जाने की वजह से उस राज्य का राजा बन गया। अब उसको कुछ पता चला था कि राजकुमार को क्या हुआ था, तो उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। अब सारे भैंसे एक जगह पर आकर इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने खुद उन सब की जांच की। वह उनसे बोली, पर उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही उसको पहचाना। फिर उस राजकुमारी रूपी राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जाकर के देखें कि किसने मेरा हुक्म मान करके अपना भैंसा नहीं भेजा है। अब दोस्तों, इस प्रकार पुलिस के कुछ आदमी जादूगरनी के घर आए तो उन्होंने देखा कि उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। पुलिस ने उस रस्सी को जादूगरनी से छुड़ा लिया और वो रस्सी पकड़ करके उस भैंसे को राजा के सामने ले गए। अब दोस्तों, राजा ने देखा कि उसके भेजे हुए पुलिस के लोग एक भैंसा पकड़कर ला रहे हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए आगे तक आई। अब दोस्तों, जैसे ही सिपाहियों ने उस रस्सी को राजकुमारी के हाथ में दिया और राजकुमारी ने उस भैंसे की रस्सी को जैसे ही खींचा तो रस्सी अचानक टूट गई और रस्सी के टूटते ही वो जादुई शक्ति समाप्त हो गई और उसकी जगह पर एक सुंदर राजकुमार खड़ा हो गया। अब तो दोस्तों, राजकुमारी जो थी अपने राजकुमार को देख करके उसके अंदर एकदम से प्रेम उमड़ पड़ा और अपने राजकुमार के गले से लग गई और कहने लगी, यकीनन जादूगरनी तो बहुत ही नीच औरत है। उसने हम दोनों के प्रेम को इतना बड़ा धोखा दिया, उसने हम दोनों को इतनी बड़ी मुसीबत में डाला। मगर आप ध्यान रखना, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है। मैंने आपके साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं, चाहे मुझको किसी भी हद से गुजरना पड़ा, आखिरकार मैंने आपको प्राप्त कर ही लिया। अब दोस्तों, वो राजकुमारी रूपी राजा कहने लगा कि इस जादूगरनी को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसको मार दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। तो राजकुमार कहने लगा, वास्तव में जिसके जीवन में तुम्हारी जैसी पत्नी आती है उसका जीवन तो सफल हो जाता है। अब दोस्तों, राजकुमार अंत में अपनी राजकुमारी से कहने लगा कि ऐसी पत्नी होनी चाहिए जिसे सही मायनों में अर्धांगिनी कहा जाता है। वही पत्नी समझदार पत्नी कहलाती है। वास्तव में आज मैं कह सकता हूँ कि ये 3 काम करने वाली स्त्री हमेशा अपने पति के प्रति वफादार होती है। नंबर 1, ऐसी पत्नी जो सुख दुख में पति का साथ निभाए। नंबर 2, ऐसी पत्नी जो अपने पति की कोई भी निजी बात बाहर किसी और को न बताए। नंबर 3, ऐसी पत्नी जो घर में किसी भी चीज़ की कमी होने पर भी घर में संतुलन बनाए रखे। जो भी स्त्री इन 3 कार्यों का पालन ठीक से करती है, वो ही स्त्री हमेशा अपने पति के प्रति वफादार होती है और ऐसी स्त्री को पाने वाला पति हमेशा सुखद हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।